2020 में मुंबई इंडियंस की टीम अनबीटेबल टीम हुआ करती थी जब इन्होंने आखिरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। लेकिन तब से लेके अब तक 5 साल हो गए हैं। टीम तो अच्छी रही है, टीम में प्लेयर अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती। एक तो सबसे बड़ी वजह यह थी जो कुछ कोर प्लेयर थे, लाइक हार्दिक पांड्या इस टीम से जीटी में चले गए, लेकिन 2 साल के बाद वो वापस भी आ गए थे। फिर कायरन पोलार्ड का डाउनफॉल जो था वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन रहा कि मुंबई इंडियंस की टीम स्ट्रगल करती रही, क्योंकि उनके जैसा फिनिशर दुनिया के क्रिकेट में आपको नहीं मिलेगा और अभी भी शायद नहीं मिला है। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ प्लेयर असेंबल किए हैं जो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा जो इंडिया की कप्तानी करने लग गए थे, उसके बाद से तो शायद उतना फोकस नहीं रहा मुंबई इंडियंस की टीम के ऊपर। और फिर जो इनके कोर प्लेयर थे, लाइक ट्रेंट बोल्ट हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, ईशान किशन हो गए, ये सब छोड़ के चले गए। लेकिन इस साल अब क्या हुआ है कि वो सारे प्लेयर धीरे धीरे करके दोबारा से असेंबल हो गए। चाहे आप क्विंटन डिकॉक की बात करो, चाहे आप ट्रेंट बोल्ट की बात करो, हार्दिक पांड्या पहले ही आ गए थे। और रही बात कायरन पोलार्ड के बैकअप की, तो 2 ऐसे प्लेयर इन्होंने लिए जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं, बहुत ही डेंजरस हैं, मिलके सिमिलर रोल खेल सकते हैं। और बाकी इनके अराउंड में अगर अच्छे प्लेयर हो जाएं तो अल्टीमेटली आपको एक अच्छी फिनिशिंग यूनिट बनानी है। तो चाहे आप बिल जैक्स की बात करो, चाहे आप सरफिन रदरफोर्ड की बात करो, दोनों का T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया। बिल जैक्स पहले टॉप ऑर्डर में ज्यादा बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इस बार इंग्लैंड के लिए जो उनकी बैटिंग रही, स्पेशली फिनिशिंग में जो कैमियोज उन्होंने खेले, उसी तरह की पारियां मुंबई इंडियंस की टीम को भी चाहिए। प्लस वो जो अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से एक एलिमेंट लेके आते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुंबई की टीम स्पिन डिपार्टमेंट में भी स्ट्रगल करती है। फिर सरफिन रदरफोर्ड है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, दोनों का साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बैकअप कह लो, एक मेन प्लेयर कह लो, ओवरऑल मिला के एक अच्छा फिनिशर मुंबई इंडियंस की टीम को मिल गया। फिर आते हैं ऑलराउंडर वाले रोल पर, जहां पर कॉर्बिन बोस को ये पिछले साल लेके आ गए थे। तो एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर का होना किसी भी खेल के किसी भी फॉर्मेट में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके पास अच्छी पेस है, मिडिल ओवर्स में आके विकेट निकालने की काबिलियत रखता है, फिर बैटिंग में डाउन द ऑर्डर आके चौके छक्के लगाने की काबिलियत रखता है, अच्छी फील्डिंग भी करते हैं। तो वो सब चीजें आप देखो, इस टीम में हार्दिक पांड्या भी हैं, तो 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर आपके पास अगर हो जाते हैं। फिर आपके मेन फास्ट बॉलर हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में अल्लाह गजनफर जो इंजर्ड थे, वो अब इस साल इनके लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। अब प्रॉब्लम ये रहेगी मुंबई इंडियंस की कि कौन से 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाए जाएं, क्योंकि मिचेल सेंटनर इनके पास पहले से हैं। उसके अलावा अथर्व अंकलेकर को भी लेके आ गए हैं, मयंक मार्कंडे को भी इन्होंने शामिल कर लिया। तो मुंबई इंडियंस की टीम में एक कमजोरी रहती थी कि स्पिन डिपार्टमेंट पिछले कुछ सालों में थोड़ा कमजोर रहा है, उसके अलावा फिनिशिंग थोड़ी सी कमजोर रही है। तो उन दोनों पक्षों को ठीक करने की कोशिश मुंबई इंडियंस की टीम ने इस साल की है, और वो ठीक होता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप जाओ बैकअप प्लेयर्स के ऊपर, उसमें से दानिश मालेबर को ये लेके आए। दानिश मालेबर डोमेस्टिक क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अक्रॉस फॉर्मेट, चाहे आप उनको T20 खिलाएं, चाहे टेस्ट खिलाएं, चाहे वनडे खिलाएं, आई थिंक ही इज अ प्लेयर जो फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट में भी आपको दिखाई देगा और लंबे टाइम तक आप उनका नाम सुनते रहेंगे। फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद इजार, जो कि इनको बहुत पसंद है, और ऐसा कॉम्बिनेशन है इस बार मुंबई इंडियंस की टीम का, जहां पर ट्रेंट बोल्ट के लिए भी किसी स्टेज पे जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। ट्रेंट बोल्ट के साथ एक चीज और भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट उतना रेगुलर खेलते नहीं है, तो कैसी फॉर्म के साथ आ रहे हैं, किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये सब चीजें भी देखनी रहेंगी। फिर 36 साल की उम्र भी उनकी हो चुकी है। तो इंडियन फास्ट बॉलर, पिछले साल अश्विनी कुमार को आपने देखा था, इस बार आप मोहम्मद इजार को भी देखेंगे उस स्क्वाड में। साथ में मयंक मार्कंडे हैं, मयंक रावत को भी ये लेके आए। मयंक रावत भी फिनिशर के रोल में, तो एक और फिनिशर इन्होंने इंडियन, जिस पर आप देखिए ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकता है और डाउन द ऑर्डर आके चौके छक्के लगाने की काबिलियत रखता है। तो उन्हीं जगहों पर इन्होंने प्लेयर ऐड किए हैं जहां पर इनको ज़्यादा डिमांड थी। बाकी बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने प्लेयर्स देखे हैं। तो अब अगर आप इनकी 11 बनाओ तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ही ओपन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस बार रियान रिकल्टन करेंगे, हालांकि रियान रिकल्टन भी बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की जोड़ी पहले भी इस टीम के लिए ओपन कर चुकी है, और दोनों के पास जिस तरह का एक्सपीरियंस है, रीसेंट फॉर्म भी क्विंटन डिकॉक की बुरी नहीं रही, अच्छी रही है। इंडिया के खिलाफ जो सीरीजेस हुई थी ODI और T20 की, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके बाद तिलक वर्मा शायद 3 नंबर खेलेंगे। अभी तक आपने ये देखा था तिलक वर्मा 5 नंबर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब फॉर्मेशन चेंज हो गया है, आपको नीचे बैटिंग में जगह ही नहीं है, नीचे बल्लेबाज ज़्यादा आ गए हैं, तो टॉप ऑर्डर में तिलक वर्मा को बल्लेबाजी करने का मौका मिल जाएगा, और ये शायद फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सूर्य कुमार यादव कब 3 खेलेंगे और तिलक वर्मा कब 3 खेलेंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी इनको रखनी भी पड़ेगी एज पर गेम सिचुएशन, जो डिमांड है उसके हिसाब से। तो 3 और 4 ही हो जाते हैं, 5 पर हार्दिक पांड्या हो जाते हैं। तो आप देखिए 5 नंबर तक एकदम सॉलिड बल्लेबाजी नजर आ रही है, और उसके बाद नंबर 6 पर बिल जैक्स हो जाते हैं। और यहाँ पर रदरफोर्ड और बिल जैक्स के बीच में चॉइस रहेगी कि आप दोनों में से किसको खिलाएं।
बट आई थिंक विल जैक्स जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी लेके आते हैं उसका एडवांटेज उनको मिलने वाला है। प्लस जो एक पावर पैक शॉट्स लगाने वाली बात है, रीसेंट फॉर्म और सारी चीज़ें आप देखो तो विल जैक्स के फेवर में ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा किया है। रदरफोर्ड मोरलेस बैकअप रहेंगे, और चॉइस रहेगी इनके पास कि ये चाहें तो दोनों को एक साथ भी खिला सकते हैं, बट उधर फिर बॉलिंग में इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाएंगे। क्योंकि इंडियन प्लेयर नमन धीर ने लास्ट ईयर इनके लिए फिनिशर के रोल में बहुत अच्छा काम किया था, और आई थिंक सबसे बेहतर प्लेयर के रूप में वो इमर्ज होके आए थे एज अ फिनिशर। तो उनको इस बार क्यों आप चेंज करेंगे? नंबर 7 की पोजीशन एक बार फिर से उनको दीजिए और देखिए कि एज अ फिनिशर किस तरह की परफॉर्मेंस वो करके दिखाते हैं। तो उनके लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली चीज़ होगी, इनके लिए भी बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा। तो अननेसेसरी फॉरेन प्लेयर इनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। 7 नंबर पर जो है वो नमन धीर आ जाते हैं। फिर साथ में आप बैकअप भी देखते चलिए कि हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट कभी आपको चाहिए तो राजा अंगद बावा इनके पास हैं। मिडिल ऑर्डर में कोई और बैट्समैन इनको चाहिए तो रॉबिन मिंज रहेंगे। फिनिशर के रोल में वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि पिछले सीजन उन्होंने उम्मीद के मुताबिक जो है वो परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई थी। मयंक रावत का ऑप्शन भी इनके पास रहेगा कि नमन धीर की रिप्लेसमेंट के रूप में उनको भी खिलाया जा सकता है। तो इस टीम ने ना ऑप्शंस पूरे बना के रखे हैं। टॉप ऑर्डर में आपको कोई बैट्समैन चाहिए, चाहे रोहित शर्मा की जगह पर, चाहे तिलक वर्मा की जगह पर, या सूर्य कुमार यादव की जगह पर, तो आपके पास दानिश मालेवर का ऑप्शन है। और दानिश मालेवर आपके लिए ओपन भी कर सकते हैं, 3 भी खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बल्लेबाजी में भी है। तो आप देखिए ये टीम हर बेसिस कवर करके चल रही है। बट अभी हम सिर्फ नंबर 6 तक पहुंचे हैं। 7 पर नमन धीर को हमने रख दिया है। नंबर 8 से इनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। अगर आप सिंपल परमिटेशन उन कॉम्बिनेशन पर जाएं, क्योंकि इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर भी चाहिए होगा, तो मिच सैंटन को खिला लें तो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों मिल जाएगी। फिर आप 9 नंबर पर दीपक चहर को खिला सकते हैं, 10 नंबर पर ट्रेंट बोल्ट आ जाते हैं, 11 नंबर पर जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप मयंक मार्कंडे को खिला लेंगे। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन तो इनका 11 का ये बन जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन कि ये अथर्व अंकलेकर को खिलाएं 8 नंबर पर, या फिर कॉर्बिन बोस को 8 नंबर पर खिलाएं। उस केस में नंबर 8 पर कॉर्बिन बोस आ जाते हैं, नंबर 9 पर दीपक चहर रहेंगे। उनके एक बैकअप शार्दुल ठाकुर भी हैं, तो दोनों एक साथ तो नहीं खेल पाएंगे, या तो दीपक चहर खेलेंगे या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। फिर आपको ट्रेंट बोल्ट को छोड़ना पड़ेगा, और ट्रेंट बोल्ट की जगह पर चूंकि आपको स्पिनर चाहिए होगा, फास्ट बॉलर आपके पास ऑलरेडी 4 हो गए, तो आपको स्पिनर में ऑप्शन जो रहेगा वो अल्लाह गजनफर का मिलेगा, उनको आप खिला सकते हैं। 11वें प्लेयर जसप्रीत बुमराह हो गए, और 12वां प्लेयर आपके पास एक लेग स्पिनर जो मयंक मार्कंडे का ऑप्शन है, रघु का ऑप्शन भी, आप उनको खिला सकते हैं। बट आई थिंक मयंक मार्कंडे के साथ जाएंगे। बट अगर इनको हर हाल में ट्रेंट बोल्ट को खिलाना है और वहाँ पर बैटिंग भी इनको चाहिए, ऑफ स्पिनर भी चाहिए, तो एक ऑप्शन इनके पास रहेगा कि अथर्व अंकलेकर को ही 8 नंबर पर खिला सकते हैं। दीपक चहर जो है वो 9 नंबर ही रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट जो है वो खेल सकते हैं, अला गजनफर भी खेल सकते हैं, जसप्रीत बुमराह भी रहेंगे। तो वो एक कॉम्बिनेशन इनके लिए और हो जाता है। सो बेसिकली जो इनके 4 फॉरेनर्स का कॉम्बिनेशन है उसमें क्विंटन डिकॉक एक फिक्स रहने वाले हैं, विल जैक्स एक फिक्स रहने वाले हैं। बाकी जो हैं वो 2 कौन से खेलेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपको ट्रेंट बोल्ट चाहिए तो आपको कॉर्बिन बोस या अला गजनफर में से चुनना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक ऑप्शन जो है वो मिच सैंटनर का भी रहने वाला है। तो उन 4 में से कोई 2 पिक होंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको स्पिनर किधर चाहिए, फास्ट बॉलर किधर चाहिए, जो मैंने 3 कॉम्बिनेशन आपको बताए। तो इस टीम के पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कई सारे हैं, बट सारे कॉम्बिनेशन में आप एक चीज देखेंगे कि इस टीम की बैटिंग डेप्थ एटलीस्ट नंबर 9 तक है। वैसे अगर जाएं तो नंबर 10 तक भी इस टीम की बैटिंग डेप्थ हो सकती है। तो 11 में से 10 प्लेयर जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। फिर बॉलिंग में आओ, 4 फास्ट बॉलर आपको मिल जाएंगे, 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर मिल जाएंगे, 2 वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर मिल जाएंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी हैं, ट्रेंट बोल्ट भी हैं। तो फास्ट बॉलिंग बड़ी शॉर्टेड आपको नजर आएगी, जिसमें आपको दीपक चहर की स्विंग होती गेंदबाजी भी देखने को मिल सकती है। इवन 5 तक भी जा सकते हैं अगर खिलाने को अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करें। 3 स्पिनर के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी स्पिनर के साथ जाएं। एक इनके पास लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे का ऑप्शन रहेगा, अला गजनफर को खिलाएंगे तो वो रहेंगे, मिच सेंटर को खिलाएंगे तो वो रहेंगे, या अथर्व अंकलेकर को खिलाएंगे तो उनमें से रहने वाला है। और एक विल जैक्स को मत भूलिए। फिर पार्ट टाइम स्पिनर में नमन धीर भी इनके पास हैं, तिलक वर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं। चलिए ये तो खैर गिनती वाले ऑप्शन हैं, वो उस तरह के ऑप्शन नहीं है जो बहुत रिलायबल है, बट 3 ऑप्शन तो हैं। विल जैक्स गेंदबाजी जरूर करेंगे, बाकी 2 स्पिनर जो खेलेंगे वो गेंदबाजी करेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर्स पर आइए। 2 ऑलराउंडर में लगातार बात कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या और कॉर्बिन बोस। फिर स्पिन गेंदबाजी में इनके पास जो ऑलराउंडर्स हैं, चाहे मिच सेंटनर हो, चाहे अथर्व अंकलेकर हो, चाहे मयंक रावत हो, चाहे नमन धीर हो, चाहे विल जैक्स हो, तो इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है।
आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, वेदर बैटिंग में, वेदर बॉलिंग में, वेदर ऑलराउंडर के डिपार्टमेंट में, ये टीम हर जगह से कंप्लीट नजर आ रही है। बैटिंग को और डिकोड करें तो आप ओपनिंग देखिए, आपको सॉलिड नजर आएगी, एक्सपीरियंस नजर आएगा, डिस्ट्रक्टिव नजर आएगी। मिडिल ऑर्डर में आप देखिए, आपको सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर नजर आएंगे, तो उधर भी कोई कमी नहीं है प्लेयर्स की क्वालिटी की। फिर फिनिशिंग में आप देखिए ऑप्शंस कितने सारे हैं कि हार्दिक पांड्या से जहां शुरू हो जाते हैं, फिर बिल जैक्स है, फिर नमन धीर है, फिर आपके पास कॉर्बिन बोस है, फिर दीपक चहर है। तो आई थिंक बल्लेबाजी में जो डेप्थ है, फिनिशिंग के लिए स्पेसिफिक प्लेयर जो आपके फिनिशर के रोल में अच्छा खेल सकते हैं, वो सब आपके पास है। डेथ बॉलिंग के लिए आपके पास जसप्रीत बुमराह है। स्पिन डिपार्टमेंट में इतने ऑप्शन हैं, आप जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें वैसे खिला सकते हैं। लेफ्ट आर्मर जो ये टीम प्रेफर करती है, कई सारे अब आ गए हैं इनके पास। ट्रेंट बोल्ट के बाद मोहम्मद इजार हैं, अश्विनी कुमार हैं, और जो भी ऑप्शंस किसी भी टीम को चाहिए होते हैं ना एक चैंपियन टीम बनने के लिए, वो सब कुछ इस टीम में नज़र आ रहा है। और ये टीम एक बार फिर से वैसी नज़र आ रही है कि हर किसी को इस टीम से सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये टीम इस बार जो है, जो चीज़ें पिछले सीजन गलत होती रही थी, उनको ठीक करके चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार है। आप लोग बताइए कि मुंबई इंडियंस की टीम इस बार टेबल में किस पोजीशन पर फिनिश करने वाली है, और कौन सा मुंबई इंडियंस का प्लेयर इस बार धमाल मचाने वाला है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।